वेलकम बैक। फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए क्योंकि नोट भी करते जाना है। जी हाँ, मैं आज डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोनों को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसका रीजन विथ फिगर एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो मैं भरमार कर दूंगा, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये कंसेप्ट एक भी ना छूटे। चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं, बस कॉपी खोलिए और नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। स्कैटरिंग सिंपल बात करें तो इंग्लिश का एक वर्ड है, बट साइंस में इसका मीनिंग कुछ अलग होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ phenomena in which light rays are deviated in different direction when they strike very small particle in the atmosphere। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें वायुमंडल में सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ये तो एक डेफिनेशन हुआ जो जनरली बुक में दिया होता है और हमें उसका यूज करना होता है। लेकिन इस बात को मैं समझाता हूं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक एटमोस्फेयर है। मान लो ये क्या है, एटमोस्फेयर है। इस एटमोस्फेयर में आपको पता होगा कि बहुत अलग अलग टाइप के क्या होंगे, बहुत अलग अलग टाइप के इसमें पार्टिकल्स होंगे। चाहे वो हवा का पार्टिकल होगा, अलग अलग गैसेस होंगे उनका पार्टिकल होगा, या फिर डस्ट पार्टिकल होंगे, वाटर के वेपर होंगे, ये सारे कुछ होंगे। और जब लाइट इसमें आता है, आपको पता है सन से लाइट आता होगा, सन से लाइट, है ना। सन से जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करता है इस किस पे, इस एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो जो लाइट होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ जैसे ही आता है तो आपको पता है कि लाइट कितने कलर से मिलकर बना हुआ है। लाइट में 7 कलर होते हैं, वो 7 कलर आगे मैं बताऊंगा कैसे निकलते हैं। बट अभी समझ के इतना रख लो कि लाइट 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। वही ना, 7 रंगों में, है ना। आपने इस पे कितने गाने, 7 समुंदर, है ना। तो इस तरीके से आप 7 रंगों पे तो कितनी, दुनिया में 7 वंडर्स ऐसे करके 7 पे तो कितनी कहानियां बन चुकी है। क्यों? क्योंकि लाइट जो होता है वो 7 रंगों का क्या होता है, मिक्सर होता है। इसलिए लोग कभी, बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि दुनिया में मेजर कलर की अगर बात करेंगे तो 7 ही मेजर कलर होते हैं, क्योंकि वो जनरली कहां से ऑब्टेंड होते हैं, सनलाइट से ऑब्टेंड होते हैं। तो जब लाइट यहां पर आता है ना, जब आता है लाइट रे, तो कभी इधर मुड़ जाएगा, है ना, कभी ये इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जब आप क्या करो, पानी को लेके क्या करो, ऊपर की ओर फेंकोगे, तो जब पानी नीचे की ओर या वाटर नीचे की ओर फॉल करता है, क्या होता है, पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। उसी तरीके से जब लाइट जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसके सारे पार्टिकल चारों तरफ बिखर जाते हैं। और लाइट के इस प्रकार के बिखरने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आता है, आखिर इसका कारण क्या है, आखिर इसका कारण क्या है, क्यों लाइट ऐसे फैल रहा था। तो इसका कारण क्या होता है कि इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। या कणों के आकार और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का पार्टिकल जो है ना, समझिए बात को, कि जब पार्टिकल्स, यानी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कोई पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा हो सकता है, उनका साइज छोटा भी हो सकता है। तो मान लो कुछ पार्टिकल इतने छोटे छोटे होंगे, कुछ पार्टिकल जो होंगे थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, कुछ पार्टिकल और भी बड़े बड़े होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अब देखो, तो सबसे जो प्रकाश जो फैलता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो लाइट, चाहे वो
अलग अलग गैसेस के पार्टिकल हो, चाहे डस्ट पार्टिकल हो, वाटर वेपर के पार्टिकल हो, जो भी हो, वो अलग अलग साइज के होते हैं। तो सबसे पहला कारण तो हो गया साइज ऑफ द पार्टिकल, और दूसरा कारण होता है लाइट का वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक तरंग की जो लंबाई होती है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। जब मैं साउंड पढ़ाऊंगा, है ना, तो वहां पे वेवलेंथ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहां का एक टॉपिक है, यहाँ कराने से थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं वहां पे पूरा डिटेल बताऊंगा। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां समझो वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ से होता है, तो वेवलेंथ और दूसरा क्या होता है साइज, इन्हीं दोनों चीजों के कारण ये सारी चीजें होती है। अब बात आता है कि अगर पार्टिकल बड़ा हुआ छोटा हुआ तो उस बेसिस पे अलग अलग क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। लेकिन अगर वेवलेंथ, अगर अगर जो वेवलेंथ है, अगर जो वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, तरंग दैर्घ्य। अगर तरंग दैर्घ्य जो है वो ज्यादा है, मोर अगर, है ना, मोर अगर होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग क्या होगा, मोर स्कैटरिंग, मोर मोर स्कैटरिंग होगा। ठीक है, मोर स्कैटरिंग। और अगर लेस होगा तो क्या होगा, तो स्कैटरिंग क्या होगा, स्कैटरिंग को मैं एस से लिख रहा हूं, स्कैटरिंग जो होगा वो कम। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ज्यादा अगर किसी भी लाइट का जो तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है, अगर वो ज्यादा है, ज्यादा वेवलेंथ का अगर वो लाइट है, तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। और अगर कम अगर होने वाला है तो उसका वेवलेंथ जो है वो कम होगा, और वेवलेंथ कम होने से स्कैटरिंग कम कर पाएगा। सिंपल समझो ना, देखो, जब आप किसी चीज को जब जब लाइट पास करेगा तो सामने वाला जो पार्टिकल है, समझ ना, जैसे कि मान लो हाथ मैंने रख दिया, पार्टिकल हाथ में, पार्टिकल का, अब इधर से हम लाइट को उधर भेजेंगे, तो चूंकि ये हाथ क्या बड़ा पार्टिकल है, तो लाइट यहां जाएगा, तो लाइट यहां से आगे जाने के लिए क्या करेगा, लाइट को ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो क्या करेगा, लाइट को बहुत ज्यादा मोड़ देगा, ऑब्वियसली मोड़ देगा। और ज्यादा मोड़ेगा तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा फैलेगा। सिंपल सा कहानी है, बट आपको साइंटिफिक तरीके से ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग जनरली जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो है वो लाइट, जो लाइट आ रहा है जिसका स्कैटरिंग होगा, उसके उसके तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ के ऊपर, और दूसरा जिसमें स्कैटरिंग हो रहा है, जिस मीडियम में स्कैटरिंग हो रहा है, उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज पे डिपेंड करेगा। क्लियर है यहां तक? चलो, अब अगर स्कैटरिंग जो होता है वो पार्टिकल्स, आपको जैसा आपने देखा होगा, है ना, कि कुछ पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, कुछ पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, कुछ पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, लाइट का जो क्या से क्या होंगे, यानी पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो लाइट के वेवलेंथ से क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। यही तीन तरीके का चीजें हो सकता है कि नहीं, बोलोगे हाँ बिल्कुल सर यही हो सकता है। तो अगर मैं पार्टिकल्स के साइज और वेवलेंथ पर बात करूं, तो जो स्कैटरिंग होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है रेलेस स्कैटरिंग, इसे रेले स्कैटरिंग भी कहा जाता है। दूसरा होता है मी स्कैटरिंग, तीसरा होता है टिंडल इफेक्ट। तो वैसे और भी स्कैटरिंग होता था, रमन स्कैटरिंग वगैरह भी होता है, बट मैं इंपोर्टेंट को भी रखा हूं, और भी बहुत सारे स्कैटरिंग होते हैं जो पढ़े होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जनरली जो होता है ये आता है, और क्वेश्चन भी ज्यादातर यहीं से आते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं कि रिले स्कैटरिंग क्या होता है, मी स्कैटरिंग क्या होता है, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है। वो पूरे बस लेक्चर को आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूं। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है कि रिप्लाई नहीं करेंगे, सब कुछ मैं देखता हूं। अगर आपको लेक्चर में और भी किसी चीज का चाहिए, या और डिटेल में चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके, रिले स्कैटरिंग की बात करते हैं। तो क्या होता है रिले स्कैटरिंग? This type of scattering occur when the scattering particles are much smaller than wavelength of light. क्या कह रहा है, मैंने बताया ना
कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स होता है, यानी जो एटमॉस्फेयर में जहां स्कैटरिंग होगा लाइट का, जहां लाइट को बिखेरा जाएगा, उसमें जो पार्टिकल जो बिखेरेगा उसका जो साइज होगा वो क्या कह रहा है, वो मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो एम्पली सॉरी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, तरंग दैर्घ्य। तो लाइट का जो तरंग दैर्घ्य है उससे मच स्मॉलर होगा, बहुत कम होगा। इसका की फीचर क्या होता है, इसका की फीचर होता है पहला, स्ट्रॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ, स्ट्रॉन्गर फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, कहने का मतलब जो होता है, जो स्कैटरिंग जो होता है वो छोटे वेवलेंथ वाले का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यानी जब, और इस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस एट द सनराइज एंड सनसेट। आपने दो चीज हमेशा, एग्जांपल भी मैंने यहां दिया है, दो चीज हमेशा आपने क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। वो पहला चीज क्या है कि ब्लू, आकाश जो है ना, आसमान, आसमान जो है वो ब्लू कलर का दिखता है, ऑलमोस्ट ब्लू कलर का दिखता होगा। तो आपको कारण लग सोचते होंगे कभी कि आखिर आसमान ब्लू क्यों दिखता है, जमीन से जब आसमान को आप देखते होगे तो ब्लू दिखता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक वर्ड में रीजन बोले तो बोलोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी अगर और अंदर जाके बोलेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक घटना होती है जिसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अगर और अंदर जाके बात करेंगे तो बोलोगे रिले स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर एक लाइन में अगर आपको आंसर देना हो कि आसमान ब्लू क्यों दिखता है तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या ड्यू टू रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तीनों में से कोई एक लाइन यूज करोगे तो एक ही बात है। क्योंकि जब स्कैटरिंग कब होता है, स्कैटरिंग का मतलब लाइट तो आगे बढ़ रहा है बट डेविएट होके फैल फैल के आगे बढ़ रहा है, बट और रिफ्रैक्शन क्या कहता है, रिफ्रैक्शन कहता है कि लाइट आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्स तो रिले स्कैटरिंग समझ में आ गया आपको बढ़िया से। तो जैसे मैंने क्या बताया कि लाइट में 7 कलर होते हैं और उस 7 कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर, है ना, विबग्योर। ठीक है, जिसमें वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, जी का मतलब ग्रीन, है ना, वाई का मतलब येलो, आर का मतलब रेड और ओ का मतलब ऑरेंज। ठीक है, तो ये 7 कलर जो होते हैं वही क्या है, इन सातों कलर में ब्लू कलर जो होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अब बताओ, जब सनलाइट ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी आसमान से जब सनलाइट जमीन में आएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो जो ब्लू कलर का लाइट होगा वो स्कैटर कर जाएगा इसी एटमॉस्फेयर में। बाकी जो हाई, बाकी जो लाइट जो होंगे वो हाई वेवलेंथ के जो लाइट होंगे, वो हाई वेवलेंथ के लाइट क्या करेंगे, सीधे जमीन में थोड़ा कम डेविएशन करते हुए जमीन तक पहुंच जाएंगे। तो जो लाइट ऊपर एटमॉस्फेयर में फंसा रह जाएगा वैसा ही लाइट तो हमको दिखेगा, और इसीलिए हम लोग जब ऊपर देखते हैं तो आसमान हमको ब्लू दिखता है। समझ में आ गया, तो पहला समझ में आ गया कि स्काई अपीयर ब्लू, स्काई अपीयर ब्लू, पहला समझ में आ गया इसका एग्जांपल। दूसरा, दूसरा क्या होता है कि जब सनसेट होता है और या सनराइज होता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, दो चीज ध्यान रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सनराइज और सनसेट होता है तो लाइट तब बताइए, तब सूरज लाल दिखता है, जबकि बाकी समय में सूरज तो लाल नहीं दिखता है, रेडिश तो उतना ज्यादा रेडिश तो नहीं दिखता है। इसका भी रीजन समझिए कि क्योंकि देखो जब सूर्योदय होता है तो सन जो होता है हमसे काफी दूर होता है, क्या होता है, सन काफी दूर हमारे से दूर होता है। तो क्या होता है, उतने दूर से जब रे ऑफ लाइट आता है तो जो ब्लू कलर का लाइट होता है उस सन के रेज में वो उधर ही फैल गया, और हमारे तक कौन सा लाइट पहुंचा, हम तक लाइट पहुंचा, वो कौन सा लाइट पहुंचा, सिर्फ रेड कलर का लाइट पहुंचा, क्योंकि वो कम डेविएशन हुआ, बाकी वो उधर ही डेविएट हो गया आसपास में ही। तो जो लाइट डेविएशन के बाद हम तक पहुंचा
वो रेड पहुंचा। और इसीलिए देखिएगा कि सुबह और शाम दोनों समय में चूंकि सन दूर होता है, जिसके वजह से जो कम वेवलेंथ के जो लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे ही फैल जाते हैं और हमारे तक जो है वो सिर्फ रेड कलर का लाइट आता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा रेडिश नजर आता है। ये सब कुछ आप देख रहे होंगे, मैंने आपको इमेज में भी दिखाया। देखो ये सनलाइट है, सन से जब यहाँ से रेज निकलता है तो जब ये क्या है, इसको मान लो ये एटमोस्फेयर है अर्थ का। तो जैसे ही एटमोस्फेयर में आता है तो देखो कि इधर सारा लाइट क्या हो गया, निकल गया, और जो रेड कलर का लाइट है वो सीधे निकल गया। तो सीधे निकल गया तो आपको क्या लगेगा, उसके वजह से तो जमीन में तो लाल दिखा नहीं, ऊपर में लाल तो सीधे निकल गया। वहां एटमोस्फेयर में फंस के कौन सा लाइट रह गया, तो एटमोस्फेयर में लाइट फंस के रह गया कौन सा, ब्लू कलर का, इसीलिए ब्लू दिखता है विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब अगला जो सिंपल समझिएगा कि जब प्रकाश, जो प्रकीर्णन कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा होता है तो रैली प्रकीर्णन होता है, या नीली रोशनी को अधिक फैला देता है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो स्कैटरिंग होता है वो है मी स्कैटरिंग। क्या होता है मी स्कैटरिंग, तो मी स्कैटरिंग अकर्स व्हेन द स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर अबाउट द सेम साइज एज वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहने का मतलब मी स्कैटरिंग में भी स्कैटरिंग ही होता है, लाइट को बिखेरा ही जाता है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट के वेवलेंथ के बराबर साइज के होते हैं। मतलब जितना लाइट का वेवलेंथ होगा पार्टिकल का साइज उतना ही होगा। तो इस प्रकार से जब इस पार्टिकल के द्वारा स्कैटरिंग किया जाएगा लाइट को, तो उस लाइट के स्कैटरिंग को हम लोग मी स्कैटरिंग कहते हैं। यानी जो स्कैटर, यानी ये क्या होगा, स्कैटर करेगा ऑल वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वली, और ये क्या करेगा, सारे लाइट के वेवलेंथ को क्या कर देगा, इक्वली क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, जिसके वजह से सारे के सारे लाइट स्कैटर कर जाएंगे। तो आपको पता है सारे लाइट स्कैटर कर जाएंगे तो कोई चीज कैसा नजर आएगा, कोई चीज व्हाइट कलर का नजर आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आसपास में जो क्लाउड होता है, आसमान में जो क्लाउड को देखा होगा, बादलों को देखा होगा, वो जनरली कैसे दिखते हैं, कॉमनली जो, देखो और स्पेसिफिक केस में क्लाउड अलग अलग कलर के दिखते हैं, उसका अलग रीजन है, बट जो जनरली क्लाउड होते हैं वो कैसे दिखते हैं, व्हाइट अपीयरेंस होता है। इसका रीजन क्या होता है, मी स्कैटरिंग होता है, यानी मी प्रकीर्णन होता है। यानी जब कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है तो मी प्रकीर्णन होता है, या सभी रंगों को जितने भी लाइट में जितने रंग होते हैं, यानी साथी तो होते हैं जितने, क्या वो सातों रंगों को समान रूप से क्या करता है, फैलाता है। जैसे बादलों का सफेद रंग, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखते हैं, ये ध्यान से देख लो कि क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है, क्योंकि जैसे ही रे ऑफ लाइट इस बादल से टकराता है तो ये क्या करता है, लाइट के सारे रेज को क्या करता है, इक्वली क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे रंग एक साथ दिखते हैं, और सारे एक साथ मिलने के बाद कोई चीजें व्हाइट हो जाती है। देख रहे ना, सन से जब लाइट आता है जब एक साथ मिला हुआ तो व्हाइट व्हाइट दिखेगा, लेकिन जब वो अलग अलग होगा ना तब वो अलग अलग रंग का दिखाई देता है। ये बात आप लोग देखते ही होंगे, क्लियर है बात। चलो सब लोग नोट बनाते जाना, प्लीज सब लोग नोट्स बनाते जाना, क्योंकि जब बनाते जाओगे तो ही आपके पास होगा। मैं कंप्लीट लेक्चर कराने वाला हूं, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। देखो जब मैं डिटेल में वीडियो बनाने लगता हूं तो लोग कम देखने लगते हैं, बट मैं थोड़ा वीडियो बनाता हूं अलग अलग टॉपिक का, तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा व्यूज आता है, बहुत ज्यादा वॉच टाइम। लेकिन मेरा काम सिर्फ व्यूज और वॉच टाइम का नहीं है, मेरा काम है कि मैं आपको सब कुछ दूं, क्योंकि जो भी कंप्लीट देख रहे होंगे, जो हमेशा फॉलो कर रहे होंगे, उनको तो कम से कम मैं सब कुछ दे सकता हूँ। जिसको नहीं देख रहे हैं मत देखिए, सब इंडिपेंडेंट है। भाई किसी को जबरदस्ती करा सकते हो क्या, आपको नहीं पढ़ने का मन होगा तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, ऐसे पढ़ो, ये करो, ऐसे करने से ज्यादा फायदा होगा, ऐसे करने से फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे, किसी के बात को सुनना ही नहीं चाहोगे, तो क्या कर सकता है कोई, मेरे सामने तो हो नहीं कि मैं आपको, और भी तो बहुत तरीके होते हैं जिससे मैं आपको सिखा सकूं कि पढ़ने का क्या फायदा है, नहीं फायदा है। आप तो हो बहुत दूर, मैंने आपको देख रहा हूं ना, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए नोट बनाते जाओ जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तीसरा होता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। ये आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना इसमें,
पार्टिकल का जो साइज होता है वो लाइट के वेवलेंथ से काफी बड़ा हो जाता है। क्या होता है, काफी बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये भी एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। टिंडल इफेक्ट में भी क्या होता है, लाइट का ही स्कैटरिंग ही तो होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब कोलाइड में, कोलाइडल का मतलब क्या होता है, मतलब मिला जुला। जैसे पानी के अंदर में क्या कर दो कि वो रेत वाला, रेत वगैरह मिला दो, रेत समझो ना, तो सैंड सैंड वगैरह मिला दो पानी में, ठीक है, जब मिला दोगे तो कोलाइडल बन जाएगा। और जब उससे लाइट को पास कराओगे तो भी स्कैटरिंग होगा, और जब स्कैटरिंग होगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसमें होता क्या है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं? तो विजिबल व्हेन लाइट बीम पासेस थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी टिंडल इफेक्ट आपको कब दिखेगा, जब लाइट जो होता है वो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या होता है, पास होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको, मिल्क है, स्मोक है, स्मोक समझते हो ना, फॉग वगैरह जो बनता है और डस्ट दोनों मिलके स्मोक बनाता है, स्मोक बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब जब लाइट जो है ना कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, चाहे वो स्मोक है या मिल्क है या जो भी मिक्सर होता है, और नॉन होमोजेनस मिक्सचर होता है, जब उससे लाइट पास करेगा ना तो लाइट का पाथ नजर आने लगता है, यानी एक लाइट कैसे जा रहा है उसका पाथ दिखता है। कभी आप पुराने घरों में देख, जो जिनका घर मिट्टी का रहता होगा, उनमें छत जब होता था तो कहीं अगर छत थोड़ा सा होल दिख रहा होगा, जब लाइट आता होगा तो देखते होंगे कि घर में ना एकदम व्हाइट सा लाइट एकदम सीधा सा आता होगा, जमीन में कहीं पड़ता होगा, देखा आपने जी? वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके घर के अंदर में जो डस्ट पार्टिकल जब उड़ते रहते हैं और जब लाइट पास करता है तो जो डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं एक प्रकार का क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और उस सॉल्यूशन से जब लाइट पास करेगा तो लाइट का पाथ दिख जाता है, और इसी इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आई होप बहुत मजा आया होगा ये वाला समझ के। हिंदी में भी लिखा हुआ, कोलाइडल गोल में जब प्रकाश बीम दिखाई देने लगता है तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे धुएं में लेजर बीम का दिखाई देना, धुआं देखो ना, जब आप कोल को जलाते हो या गाड़ियों से जब धुआं निकलता है, उससे जब लाइट को पास कराओगे तो देखना कि लाइट का पाथ उसमें आपको नजर आने लगता है। एग्जांपल के लिए देख लो, मैंने दो सॉल्यूशन लिया है, एक हमने सॉल्यूशन लिया है जो प्योर है एकदम, जब हमने लाइट को इससे पास कराया तो देखो इसमें लाइट दिख रहा है क्या, इसमें लाइट आपको नहीं दिख रहा है, बट इसमें लाइट क्या हो रहा है, लाइट इसमें आपको दिख रहा है। देखो ये लाइट का पाथ दिख रहा है कि लाइट ऐसे करके निकल गया, लाइट का पाथ दिख रहा है ना। तो हाँ, क्यों, क्योंकि इस मिक्सर में हमने क्या कर दिया है, मिल्क और सब कुछ मिला दिया, यानी इसको मिक्सर बना दिया है, अब ये कोलाइडल बन चुका है, इसीलिए लाइट का पाथ दिखने लग गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट, और इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब एक अगला इंपॉर्टेंट लाइट का फीचर था, मैंने बताया था, वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें लाइट जो होता है जब प्रिज्म से पास करता है तो अपने 7 रंगों में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और यहीं से तो पता चला था कि लाइट 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये देख लो, मैंने आपको प्रिज्म के बारे में इसके पहले लेक्चर में बताया था कि प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मैंने बहुत डिटेल में बनाया है। उस वीडियो को एक बार आप देखोगे ना तो आप जरूर बोलोगे कि आपको जो प्रिज्म से में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, मैंने क्या होता है, सब कुछ एंगल को निकालने का फॉर्मूला, प्रिज्म एंगल क्या होता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन, सब कुछ करा है। अब देखते जाओ वीडियो को, मजा आने वाला है, पूरा का पूरा हाई लेवल एजुकेशन मिलने वाला है। सिर्फ मैं बोलता नहीं हूं कि मैं 4 लेक्चर बना दूं और छोड़ दूं और बाद में बोलूं कि आप मेरे रेगुलर प्रोग्राम में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ देखते जाओ ना, मुझे रेगुलर प्रोग्राम पे चलाना है, बस मुझे पढ़ाते जाना है, आप पढ़ते जाओ और सीखते जाओ, ठीक है। जैसे देखो व्हाइट लाइट यहाँ पर है, अच्छा याद करो, जब मैं प्रिज्म में रिफ्रैक्शन को पढ़ाया था
तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहां से जो लाइट होता था वो क्या होता था, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता था, यानी एक कलर का लाइट को मैंने कराया था। लेकिन जब आप व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास करा दोगे, व्हाइट लाइट तो सन से आता है, तो जैसे ही यहां पर वो लाइट प्रिज्म में एक ऐसी खासियत होती है कि जैसे ही इसके क्या सरफेस में स्ट्राइक करता है, ये 7 रंगों में अलग अलग बट जाता है। और इसी से पता चला कि जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है, इसी से पता चला। क्लियर है? और इस 7 रंगों में जो सबसे ऊपर रंग, नीचे रंग, ऐसे करके दिखा, तो सबसे ऊपर में जो रंग था वो कैसा दिखा, रेड, उसके नीचे ऑरेंज, उसके नीचे येलो, उसके नीचे ग्रीन, उसके नीचे ब्लू, उसके नीचे इंडिगो और उसके नीचे वायलेट। यानी सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, रेड, सबसे ऊपर में कौन है, रेड, और सबसे नीचे में क्या है, वायलेट। क्या है, वायलेट। इससे बहुत ऑब्जर्वेशन मिला। ऑब्जर्वेशन क्या, अच्छा बताओ कि लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, ध्यान से देखो, लाइट का ये है ओरिजिनल पाथ। भाई ये लाइट ऐसे निकलता तो सीधा ऐसे निकल जाता, तो बताओ रेड कलर कितना डेविएट हुआ, इतना डेविएट हुआ। ऑरेंज कलर कितना डेविएट हुआ, इतना डेविएट हुआ। अगला कलर देखो इतना डेविएट हुआ, और देखो इतना डेविएट हुआ, और सबसे ज्यादा देखो ये, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ। वॉयलेट कलर का डेविएशन क्या हुआ, सबसे ज्यादा हुआ। अगर वॉयलेट कलर का डेविएशन ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉयलेट कलर ज्यादा फैलता है, इसीलिए तो मैंने बताया था। वैसे ध्यान से देखोगे तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू ऑलमोस्ट ये एक ही वेवलेंथ के होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया था कि आसमान ब्लू कलर का दिखता है, तो बोल, और उस समय मैंने इसका क्या रीजन बताया था, रीजन बताया कि चूंकि ब्लू कलर ज्यादा डेविएट हो जाता है बाकी कलर के रिस्पेक्ट में। तो वो बात अभी यहां पर देखो क्या है, तो बोलोगे सर वायलेट का डेविएशन ज्यादा हुआ, तो वायलेट का डेविएशन ज्यादा हुआ, बट वायलेट सबसे पहले डेविएट किया, उससे नीचे कौन डेविएट किया, इंडिगो, और उसके नीचे ब्लू डेविएट किया। और ये तीनों कलर को मिला दोगे तो जनरली ब्लू कलर के ही दिखते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि ब्लू कलर का डेविएशन ज्यादा होता है। समझ में आया वो वाला बात कि नहीं आया, जी बिल्कुल, ठीक है। यानी जो जिसका कम डेविएशन होता है ना, स्टार्टिंग में आपको मैं बताया था कि जिसका डेविएशन कम हुआ उसका क्या ज्यादा होता है, उसका ज्यादा क्या होता है, हम्म, किस कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, तो बोलो रेड कलर का। तो रेड कलर का डेविएशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उसका तरंग धैर्य, तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, यानी वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ है ना, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसका डेविएशन सबसे कम होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको प्रिज्म में बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रीजन क्या था, तो मैंने बता दिया आपको रीजन भी कि different color of light have different wavelength and refractive indexes। अलग अलग कलर जो होते हैं उनका वेवलेंथ अलग होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना था किसी मीडियम का, तो हमने क्या बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसी से तो निकलता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या और आसान तरीके से अगर एंगल के फॉर्म में बोले तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता था। क्लियर है? अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इस पे भी चर्चा कर लेता हूं। द बैंड ऑफ द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मैंने क्या कहा कि जब लाइट प्रिज्म से पास किया
जब लाइट प्रिज्म से पास किया तो हमने क्या किया, एक यहां पे क्या लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया, और उस स्क्रीन में सातों कलर हमको क्या हो गए, अलग अलग जगह पे दिखे। और जिस स्क्रीन पे ये सातों कलर का बैंड नजर आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के लिए अगर शॉर्टकट में बोले तो क्या वर्ड आता है, VIBGYOR। क्या हुआ ये, विब्ग्योर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for अच्छा G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। ये होता है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है। वॉयलेट में क्या था, सबसे ज्यादा क्या हो रहा था लाइट का, लाइट सबसे ज्यादा क्या कर रहा था, डिस्पर्सन लाइट का सबसे ज्यादा हुआ था। और सबसे कम डिस्पर्सन किसका हुआ, रेड का हुआ था। रेड का क्यों हुआ, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था। और वॉयलेट का सबसे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम था। याद कैसे रखोगे, जिसका डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा हुआ, सॉरी डिस्पर्सन ज्यादा हुआ, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। और जिसका जिसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा कम हुआ, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। यानी रेसिप्रोकल होता है डिस्पर्सन का वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब रेनबो क्या होता है, डिस्पर्सन में तो मैंने आपको प्रिज्म में बता दिया, लेकिन इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हर लोगों ने देखा होगा, और वो क्या होता है, रेनबो। यानी इंद्रधनुष, आकाश में एक अलग टाइप का आर्क टाइप का चीज दिखता होगा, इसमें 7 कलर दिखते होंगे। और ये जनरली कब दिखता है, ये जनरली दिखता है कब, जब कभी भी अचानक से बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई हो, और अचानक से बारिश होता है, और बारिश के बाद तुरंत लाइट आता होगा। तो चलिए समझते हैं पूरे डिटेल में रेनबो को। तो रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है ऑफ लाइट appearing in the sky when sunlight interact with rain droplet in the atmosphere। वही बताया कि जब लाइट जो है एटमॉस्फेयर में, जब कुछ रेन ड्रॉपलेट पानी के बूंदे फंसती है, और जब लाइट उससे पास करता है, तो जो पानी की बूंदे होती है वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगती है, ठीक है। और उसके वजह से जब लाइट पास होता है तो रेनबो बनता है। अब बोलोगे ना कि सर रेनबो को पूरा डिटेल में समझाइए, पूरे स्टेप में समझाइए, ठीक है। तो जनरली रेनबो बनने के लिए 3 चीजें बहुत यूजफुल होती है। पहला होता है रिफ्रैक्शन, पहला क्या होता है, रिफ्रैक्शन। दूसरा होता है डिस्पर्सन, और तीसरा होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आइए पूरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताते हैं। ये देखो यही है रेनबो। ये रेनबो ऐसे देखो ना आपने, इस प्रकार का बैंड दिखता होगा। तो ये जब बैंड दिख रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, डिस्पर्सन हो रहा होगा। और लाइट क्योंकि मुड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लाइट वापस नहीं जा रहा है, तो बोलोगे क्या बन गया सर, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिफ्रैक्शन का होता है। यानी when sunlight enters a raindrop, it bend because it move from air to water। क्योंकि देखो, जब ये मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट है, बहुत ध्यान से समझना, ये मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट है, मैंने इमेज भी रखा है, इमेज दिखाऊंगा, पहले स्टेप समझा लेता हूं। ये वाटर ड्रॉपलेट है, और वाटर ड्रॉपलेट, और ये क्या है हमारा, बाहर में एयर है, और ये क्या है, वाटर है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं पूरे स्टेप समझा दूंगा, ताकि आप लाइफ में कभी दिक्कत ना हो। किताबों में जनरली कुछ कुछ चीजें दी होती है। चलो अभी मैं समझाता हूं। तो जब लाइट मान लो यहां से यहां जाता होगा, है ना, एयर से वाटर, यानी एयर क्या होता है, एक तरीके से हम बात करें तो रेयर मीडियम है, और वाटर क्या होता है, डेंसर मीडियम है। तो देखो अब यहां पर अगर मैं नॉर्मल बना दो, नॉर्मल, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट थोड़ा सा ये लाइट मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और मुड़ने के बाद ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा इस पोर्शन के ऊपर, क्योंकि पानी के अंदर तो लाइट सीधा निकलेगा। तो दूसरा स्टेप वहां पर क्या आता है, दूसरा स्टेप आता है डिस्पर्सन का। क्यों, क्योंकि जब लाइट यहां समझना, जब लाइट जो है यहां से जब जाता होगा तो ये 7 अलग अलग रंग में बंटता होगा, तो यहां पर क्या बन गया, डिस्पर्सन बन गया। और जब फिर यहां से लाइट अब फिर से, चूंकि यहां से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तो तीसरे को बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अब लाइट, कुछ तो लाइट यहां से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा तो फिर से एक ही लाइट में बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं जी। लेकिन लाइट देखो, अब आप लाइट यहां पर क्या होगा, इधर ही मुड़ेगा, ऐसे अंदर में ही मुड़ जाएगा, अंदर में ही मुड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आया होगा, अब बताओ क्वेश्चन क्या आया होगा, सर जब मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट तो ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट रिफ्लेक्ट क्यों करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, यानी लाइट सिर्फ पाथ से डेविएट होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा। नहीं, यही बात आप में थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है कि जब लाइट जो है ना ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, तो या तो कुछ लाइट, रे ऑफ लाइट मुड़ जाते हैं, और कुछ रे ऑफ लाइट जो है वो थोड़ा डेविएशन के साथ आगे निकलते हैं। तो यहां दोनों घटना होगा, लेकिन रेनबो बनने के लिए ये लाइट जो मुड़ गया ना अंदर में ही, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही मुड़ गया, बाहर भी निकला होगा कुछ, लेकिन बहुत रे ऑफ लाइट अंदर ही मुड़ा, यानी रिफ्लेक्शन हो गया वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में ही, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में ही रिफ्लेक्शन हो गया, जिसके वजह से यहां पर क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और ये चीजें जो है वो रिफ्रैक्स, अगेन एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ अंदर में ही, यानी लाइट एग्जिट इन द रेनबो, यानी अब लाइट क्या हो गया, इस रेनबो के अंदर में ही घूम घूम के रह गया, जैसे डायमंड में ये चीजें होते रहता है, ठीक है। और जिसके वजह से जो अलग अलग सेपरेटेड कलर थे, कहां चला गया ये, हाँ, सेपरेटेड कलर इमर्जेड एट डिफरेंट एंगल मेकिंग द सर्कुलर आर्क ऑफ रेनबो, क्योंकि अंदर में सातों रंग था, और सातों रंग अलग अलग एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा। और अंदर में इसी तरीके से रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट का मतलब पाथ में थोड़ा डायमेंशन होगा, और रिफ्लेक्ट का मतलब बेंडिंग करेगा, ये काम होते रहेगा, और सातों रंग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। और क्योंकि दुनिया एक ही वाटर ड्रॉपलेट होगा नहीं, मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फंसे होते हैं, और सबकी वजह से वैसे होते रहता है, जिसके वजह से हमें ऐसा दिखता होगा, जो मैंने आपको समझाया वो देखो ये है, इस तरीके से धीरे धीरे ये होते रहता है। और ये जनरली इसका इमेज जो है ये असली में तो होता नहीं है, ये वर्चुअल हम लोगों को दिखाई देता है। तो इस तरीके से अलग अलग वाटर ड्रॉपलेट, मान लो इसके वजह से यहाँ पे कुछ बनेगा, तो मान लो इसका यहाँ पे दिखाई देगा, इसके वजह से यहाँ बनेगा, फिर यहाँ दिखाई देगा, इसी तरीके से अलग अलग ड्रॉपलेट की वजह से अलग अलग दिखाई देगा, और एक कंप्लीट बैंड दिखाई देता है जो आर्क शेप का होता है। जनरली आप इसको इस तरीके से एटमॉस्फेयर में देखते होंगे। आई होप ये बहुत मजे में आया ना, समझ में आज की नहीं आया। सबसे पहले क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर उसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने से वो 7 रंग में बंट गया। उसके बाद जब उसके वाटर के अगले एंड पे पहुंचा, तो वहां से वो लाइट बाहर जाना चाहिए था, लेकिन उसका क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, जिससे 7 रंग फिर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर से अगन क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरीके से एक बैंड बन रहा था, और उसी बैंड को हम लोग क्या बोलते थे, रेनबो बैंड बोलते थे, और सिंपल उसको रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष जब बनता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, फॉर्मेशन formed by refraction, dispersion and internal reflection of sunlight in water droplet। ठीक है, क्या होता है, डिस्पर्सन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों होता है। तो याद रखिएगा, रेनबो फॉर्मेशन जब भी पूछा जाएगा तो इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और डिस्पर्सन भी हो रहा है। दूसरा पॉइंट था, ऑलवेज अपीयर अपोजिट टू द सन। सन के, अच्छा दिखेगा कब, सन उधर है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। अच्छा, दो प्रकार का रेनबो दिखता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, और प्राइमरी रेनबो जो होता है आपको
42 डिग्री के एंगल में दिखता है। सन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर सन से 42 डिग्री के एंगल पे आप अगर रहेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। जो कलर किस सीक्वेंस में दिखता है, तो कलर जो है वो विबग्योर के सीक्वेंस में दिखता है, यानी सबसे पहले जो है सबसे टॉप में जो दिखता है कलर वो दिखता है रेड, और सबसे नीचे दिखता है आपको वॉयलेट। सेकेंडरी रेनबो जो बनता है वो कब विजिबल होता है, आउटसाइड द प्राइमरी रेनबो और विथ रिवर्स कलर ऑर्डर एट द एंगल ऑफ 50 से 53 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये जब प्राइमरी रेनबो कब बनता है, जब रेड कलर ऊपर दिखे और उसके नीचे 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 सबसे लास्ट में क्या दिखे, वॉयलेट दिखे। और सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, जब वॉयलेट कलर सबसे ऊपर दिखे और रेड कलर सबसे नीचे दिखे। क्लियर है? रेनबो इज एक्चुअली अ फुल सर्कल। आप लोगों को आर्क जैसा दिखता है, हम लोगों को भी दिखता है आर्क, आधा ही चंद्रमा जैसा दिखता है, जबकि वो बनता है तो पूरा सर्कल बनता है। लेकिन अर्थ सरफेस से उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है, जैसे मून का हम लोग एक ही पार्ट देख पाते हैं, उसी प्रकार से रेनबो का भी एक ही पार्ट नजर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेनबो का पोजीशन जो था वो फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर का पोजीशन कहां है और वो किस एंगल से देख रहा है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन भर भर के आता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एक बार में ना समझ आए तो 2 बार देखो ताकि पूरे वीडियो को समझ पाओ। मिलता हूं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो।